नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्याख्यान में देंगे मुख्य भाषण। नई दिल्ली के ताज पैलेस में होगा आयोजन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी गहराने के साथ राजधानी की हवा हो रही है और अधिक खराब। आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में गहरी धुंध और स्मॉग की परत फैली। दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है और 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया ग्रेड 3 लागू। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लेखा परीक्षा दिवस 2025 पर सीएजी को बताया जनता के धन का संरक्षक। भारत की नैतिक संपदा को बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व पर भी दिया जोर। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को उपराष्ट्रपति ने मनोरमा न्यूज मेकर 2024 पुरस्कार से किया सम्मानित। रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हुए थे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रदान किए रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025। रामोजी राव को बताया भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाली विभूति। बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करने पहुंचे सूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंजीनियरिंग की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए ब्लू लुक बनाने का किया आह्वान। भारत की बुलेट ट्रेन बनाने वाली टीम से भी की मुलाकात। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की नैतिक संपदा को बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के योगदान की सराहना भी की है। लेखा परीक्षा दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इस संस्था को जनता के खजाने का संरक्षक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेखा परीक्षा में निष्पक्षता और सत्य को कायम रखते हुए सीएजी जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा भारत की नैतिक संपदा का एक स्तंभ है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए एक राष्ट्र एक वस्तु व शीर्ष अधिसूचित करने के लिए भारत के सीएजी की भी सराहना की। ये एक ऐसा सुधार है जो सरकारी व्यय की पारदर्शिता और तुलनात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। Comptroller and Auditor General of Bharat stands proudly upholding the principles of accountability, transparency and integrity in public life. The CAG, guardian of the public purse, and its report are based on facts, figures and evidence presented in accounting statements. By upholding fairness and truth through the auditing public accounts, CAG is a moral wealth of our Mother Bharat. Being a constitutional authority that serves as the common thread across India's fiscal federal structure and public finance system, it provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. Honorable Prime Minister, our Shriman Narendra Modi ji has started ambitious projects for the nation to become Atmanirbhar Bharat, such as Digital India 2.0, PM Gati Shakti, various infrastructure projects like dedicated freight corridors,
All these initiatives call for real-time, data-driven accountability to become more efficient. CAG insights through audit recommendations will be a tool for improvement in the delivery systems. Another important dimension of audit is that it can act as a medium to transfer or share best practices from one domain to the other similar institutions. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी को सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा और राजनीति दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है, लेकिन एक बात समान है, दोनों ही अनिश्चित क्षेत्र हैं। उन्होंने दोनों में बने रहने और सफल होने के लिए सुरेश गोपी की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने युवाओं में आशावाद को प्रेरित करने के लिए देश के सकारात्मक विकास को उजागर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारिता बेजुबानों को आवाज देती है और जागरूकता फैलाकर जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को आकार देकर नशा मुक्त समाज बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। I lived in Trivandrum, and 3.5 years I spent as the CAIR board chairman in Cochin. Every day I used to see at least 2 papers. One is Malayalam Manorama and the other is Mathrubhumi. In spite I don't understand the Malayalam, I cannot read it. I will ask my secretary to read it and what are the news coming in, how they have presented the news, what all the news got the importance. That I always go through. Even when I was in Maharashtra, I would do the same thing. I go through the Marathi papers also. The reason is how they are presenting it. When the presentation of a powerful newspaper is on the right track, then the right opinion will get created in the society. If we all are belongs to different caste, different religion, different languages, different political parties, but we all are having one thing in common, that we all want to build a good society. A society that takes care of everyone. A society that is not, an individual is not disturbing the others. The fundamental rights of a single individual is getting protected by all means. That cannot be created overnight, but that can be created by appreciating the goodness of everyone. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को हैदराबाद स्थित फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तेलंगाना पहुंचे। ये राज्य की उनकी पहली यात्रा थी। तेलंगाना पहुंचने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुकेंदर रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रविवार को गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने रामोजी राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी, नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और सत्यनिष्ठा और उत्कृष्टता पर आधारित संस्थानों का निर्माण किया। कार्यक्रम के दौरान 7 श्रेणियों में प्रतिष्ठित हस्तियों को रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। Ramoji Rao Garu was a visionary who transformed the ideas into institutions and dreams into enduring realities. He was not just a pioneer in media and communication, but a nation builder who believed in the power of information, creativity, and enterprise to shape the society.
from ENADU to Ramoji Film City, from ETV network to numerous other ventures. His work redefined the landscape of Indian journalism, the entertainment and entrepreneurship. His commitment to truth, ethics and excellence continues to inspire generations across the entire nation. The launching of the Ramoji Excellence Awards is a fitting tribute to his remarkable legacy. Through the Ramoji Excellence Awards, we now see the same spirit being extended to a commitment by honoring individuals and institutions who embody excellence, who inspire others, and who make a positive difference in the society. Unless you inspire somebody, success is not yours. Anybody who inspires the rest of the society, while he is growing, he takes care of the society. That is the real success. That is the life story of Ramoji. भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण की स्थिति पर रविवार को अपडेट जारी किया। छपाई में राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने 100% लक्ष्य हासिल किया, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप ने 100% सफलता पाई। चुनाव आयोग के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50,99,72,687 मतदाताओं के लिए 50,97,43,180 पर्चियां छप चुकी हैं, जबकि 49,73,39,480 पर्चियां मतदाताओं तक वितरित की जा चुकी हैं। ये प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और ईपीएफ वितरण शामिल है। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अंडमान निकोबार में 3,10,404 पर्चियां छपी और 3,10,204 वितरित हुई। छत्तीसगढ़ में 2,12,30,737 पर्चियां पूरी छपी, जिनमें से 2,05,08,057 पहुंचाई गईं। गोवा में 11,85,034 पर्चियां छपी और सभी वितरित हुईं। सबसे कम वितरण केरल 93.72% और पुडुचेरी 94.10% में रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और ऊर्जा एवं व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से दोहा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। एस जयशंकर ने थानी के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अल थानी से मिलकर खुशी हुई। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क सहित हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की गई। पश्चिम एशिया, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों के आदान प्रदान की भी सराहना की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के प्रधानमंत्रियों की परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए मॉस्को पहुंच रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लोगों से सतत विकास के लक्ष्यों और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप प्लास्टिक के 100% पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है। रविवार को मुंबई में एलेक्स कौंसिल के निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत प्लास्टिक निर्माण के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से उन्नत तकनीकों, नवीन सामग्रियों और जिम्मेदार उत्पादन प्रथाओं में निवेश करने का आह्वान किया। ये हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
We have a large number of MSMEs working in this sector. I was just told 94,000 plastic units have GST registration, but only 4,000 or 5,000 of them are engaged in export. Possibly, Flex Council should play a greater role in informing the plastic sector, those who are not yet into exports, about the potential new markets, about the kind of products and quality that the export market demands. Should try and encourage them to grow, to get better equipment, better machinery, to look at faster ramp up, go abroad and explore newer opportunities. Exploit the benefits that FTAs open up for your sector. There's so much and more that associations can do and should do. राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली में जहरीली स्मॉग का कहर जारी है और आज सुबह दिल्ली की हवा में जहरीली स्मॉग की परत बिछी दिखाई दी, जो कि शहर को घने कोहरे की तरफ ढक रही थी। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो कि 377 से 386 के बीच दर्ज किया गया है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 से 359 दर्ज किया गया। AQI स्तर आनंद विहार और चांदनी चौक में 383, RK पुरम में 366 और IGI हवाई अड्डे पर 300 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख इलाकों में जहरीले स्मॉग की वजह से मोटी चादर छाई हुई थी, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के क्षेत्र में AQI 341 दर्ज किया गया है। खराब वायु स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया है। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले दुबई एयर शो 2025 में भारत अपनी आधुनिक रक्षा क्षमता, उन्नत प्रौद्योगिकी और उद्योग सामर्थ्य का व्यापक प्रदर्शन करने जा रहा है। भारतीय वायुसेना इस प्रतिष्ठित शो में शामिल होगी, जहां सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस दुबई के आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। इंजीनियरिंग की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए ब्लू बुक बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में भारत की बुलेट ट्रेन बनाने वाली टीम से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। आइए दिखाते हैं इसकी कुछ तस्वीरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।
क्या लगता है स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे, परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता है मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में, और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें, यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए, लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।